धन्यवाद संचालक जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, अन्य सम्मानित अतिथि एवं वक्तागण, पत्रकार बंधु एवं दूर दराज से पूरे परमंडल के कोने कोने से आए मूल निवासी साथियों, ये संविधान बचाओ देश बचाओ आरक्षण बचाओ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम इस देश का हालात देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस देश का जो नौजवान है वो बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले, इंटर पास कर ले, बीए पास कर ले, बीएससी कर ले, बीएड कर ले, टेट पास कर ले, पीएचडी कर ले, बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले। बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी इस देश के नौजवान के पास में रोजगार नहीं है। और इस देश का नौजवान जब पटना की सड़कों पर जाता है, दिल्ली की सड़कों पर जाता है और इस देश में सरकार चलाने वाले लोगों से कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो क्या कहती है? वो नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, बल्कि लाठी डंडा चलाकर नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। नौजवानों के हालात खराब है। इस देश में किसान रहते, लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और वो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस माइक पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, ये माइक जिसने बनाया उसका दाम निर्धारित करने का काम उसी ने किया। जो कैमरा मेरे सामने लगा है, इस कैमरे को जिसने बनाया उसका दाम रखने का काम वही किया। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, इस कुर्सी को जिसने बनाया उसका कीमत रखने का काम उसने ही किया। जिस गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से हम चलते हैं, उसका भी दाम रखने का काम उसको बनाने वाले कंपनी के लोगों ने किया। लेकिन साथियों, इस देश का किसान अनाज पैदा करता है, लेकिन आज तक किसान को अपने दाम रखने का अधिकार, अपने उत्पादन का दाम रखने का अधिकार नहीं मिला। इसकी वजह से लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नौजवानों के हालात खराब हैं, किसानों के हालात खराब हैं। हमारे समाज की 50% आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के हालात भी खराब है। अगर आप अखबार और टीवी चैनल देखो तो प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार की एक नहीं कई खबरें अखबारों में और टीवी में मिलती हैं। इतना ही नहीं, जो मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं हैं, लगभग 80 से 90% महिलाओं के अंदर खून की कमी पाई जाती है। और खून की कमी पाई जाने की वजह से वो जिन बच्चों को जन्म देती है वो कुपोषित बच्चे होते हैं। और इसकी वजह से हर साल 5 साल की उम्र तक लगभग 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। महिलाओं के हालात भी खराब। अनुसूचित जाति के लोग इस देश में रहते हैं। आपने खबरें पढ़ी होगी, अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट कर मार डाला जाता है, तो कहीं इन्हें घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता। खबर तो यहां तक आई कि राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया और राष्ट्रपति सचिवालय को मंदिर को नोटिस जारी करना पड़ा कि इन्हें मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया गया। अनुसूचित जाति के हालात इतने ज्यादा खराब। अनुसूचित जनजाति के बारे में आपने खबरें पढ़ी, आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है और उनको उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों के हालात खराब है। इस देश में जो माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, सभी माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं, मगर इस देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जिसे मुसलमान माइनॉरिटी कहते हैं, इन्हें कभी भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, कभी इनके नौजवानों को गिरफ्तार करके इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चलाकर इन्हें देशद्रोही घोषित करने की साजिश की जाती है। हद तो यहां तक हो गई है कि आज मुसलमानों के घरों में कौन सी बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करते। कौन सी बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम आज की तारीख में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी अफवाह फैलाकर पीट कर मार डाला जाता है। इतने ज्यादा हालात साथियों इस देश में खराब हो गए हैं। और जो इस देश का 52% ओबीसी है, जो आधी से अधिक आबादी है, उसके हालात कितने खराब हैं तो देश में जानवरों की गिनती होती है,
कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं होती। आपके वो बिहार के मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग के और देश के प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग अपने को कहते हैं। मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग से हैं और प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े वर्ग का अपने को कहते हैं। बिहार में जानवरों की गिनती चल रही है, मगर ओबीसी की गिनती का कोई अता पता नहीं है। कब होगी? तो पिछड़े वर्ग के भी हालात खराब है। और ये साथियों, हम सभी लोगों के हालात क्यों खराब है, इस बात को जानना और समझना होगा। क्योंकि इस देश में आर्थिक घोटाले बहुत बड़े बड़े हुए, पैसे के घोटाले बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो सबसे बड़ा घोटाला कौन सा घोटाला है? तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, इतिहास का घोटाला हुआ। माननीय वामन मेश्राम साहब, पिछले 40 साल से जो ब्राह्मणों ने इतिहास का घोटाला किया, उस इतिहास के घोटाले को उजागर करने के काम पर लगे हुए हैं। और इसलिए आज हम लोगों को थोड़ा बहुत इतिहास के घोटाले के बारे में जानकारी हो गई है। तो साथियों, सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है। हमें यह बताया जाता है कि अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं हैं। हमें यह बताया जाता था हमारे तमाम पुरखे लगे और उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अगर बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल क्लास के लोग, माइनॉरिटी के लोग आजादी के आंदोलन में नहीं लगे होते तो अंग्रेजों को 3.5% ब्राह्मण खदेड़ने की औकात नहीं रखते थे। हम लोगों की वजह से अंग्रेज चले गए। लेकिन आजादी के 70-71 साल हो गए, अंग्रेजों के जाने के 70-71 साल हो गए, और 70-71 साल की आजादी में आज देश के ये हालात हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात को सोचना होगा, इस बात को समझना होगा। आखिर अंग्रेजों की वजह से अगर समस्या थी तो अंग्रेजों के जाने के 70-71 साल हो गए, और 70-71 साल की आजादी में देश के हालात बिगड़ क्यों रहे? बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और भारतीय संविधान में लिखा, हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। ये उद्देश्य रखा भारतीय संविधान का। मगर आजादी के 70-71 साल में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, इसलिए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्या वास्तव में अंग्रेजों की वजह से समस्याएं थी? साथियों, जब इतिहास पढ़ा गया, इतिहास को समझा गया, तो ये बात समझ में आई कि जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, तब ब्राह्मण आए थे। और जैसे अंग्रेज विदेशी थे, जैसे मुगल विदेशी थे, वैसे ही ब्राह्मण भी विदेशी है। और ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों को अछूत बनाया, शूद्र बनाया। आपने एकलव्य की कहानी सुना होगा। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो। द्रोणाचार्य पूछते, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो एकलव्य अपना कुल गोत्र बताते हैं। जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चलता है एकलव्य पिछड़े वर्ग का आदमी है, तुरंत ही एकलव्य को शिक्षा देने से द्रोणाचार्य मना कर देते। एकलव्य स्वतः अभ्यास करते हैं, स्वतः प्रयास करते हैं, और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चलती है, द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, और छल कपट करके क्या करते हैं? उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ले लेते हैं। क्योंकि उन्हें डर था, अगर इस मूल निवासी समाज में एक एकलव्य पैदा हो गया तो हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा, और ये मूल निवासी बहुजन समाज गुलामी से आजाद हो जाएगा। इसलिए अंगूठा काटने का काम शुरू कर दिया। आज भी वो अंगूठा काटने का काम कर रहे हैं। स्वरूप बदल गया है, रूप बदल गया है। ये 10% आरक्षण क्या है? जिनका पहले ही 90% कब्जा है, उन्हें 10% और दिया जा रहा है। आपका बच्चा कितना भी योग्य हो जाए, आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलने वाली है। इतना ही नहीं, आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, थ्योरी में टॉप कर सकता है, मगर जब प्रैक्टिकल में नंबर देने का समय आता है, उसे सबसे कम नंबर दिया जाता है। क्योंकि वो एससी का लड़का है, एसटी का लड़का है, ओबीसी का लड़का है, माइनॉरिटी का लड़का है। और जो भारत की सरकार है, वो गेम टीचर को सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा देती है? आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। गेम टीचर को
भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और वो क्यों दिया जाता है? तो इस बात के लिए दिया जाता है, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया, वैसे तुम लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ में करना चाहिए, इसके लिए दिया जाता है। तो साथियों, ये जो सच्चाई है, ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हम लोगों को जानना होगा। ब्राह्मणों ने अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया। अछूत बनाने का क्या मतलब है? इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, इन्हें गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया और कहा इनको जो छू लेगा वो अपवित्र हो जाएगा, तो इनको छूने पर भी पाबंदी लगा दी। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया, पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। पिछड़े वर्ग के लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं और इसी वजह से सत्यानाश हो रहा है। पिछड़े वर्ग को अभी तक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसका कारण यह है कि ये बहुत भ्रम में जी रहे हैं। जो वास्तविक इतिहास है वो इतिहास इनको नहीं पता है। पिछड़े वर्ग को शूद्र बनाया और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बनाया। अब आपसे बहुत प्रेम था, लगाव था, इसलिए नहीं आपको शूद्र बनाया। शूद्र का मतलब सछूत बनाया। सछूत का मतलब आपसे सेवा का काम लिया। तो आपसे बहुत प्रेम था इसलिए नहीं बनाया, बल्कि किस लिए बनाया? तो साथियों, इसलिए बनाया कि ब्राह्मण सोचता था कि अगर इनको भी अछूत बना दिया, अगर इनको भी अछूत बना देंगे तो क्या होगा? अगर इनको भी अछूत बना देंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हम भूखे क्यों मर जाएंगे? हम भूखे क्यों मर जाएंगे? क्योंकि ब्राह्मण कहता है ना हल चले न चले कुदाली, बैठे भोजन दे मुरारी। ब्राह्मण ये कहता है कि हम कुदाल हल नहीं चलाते, हमें तो मुरारी खिला रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि मुरारी नहीं खिला रहा है, बल्कि हम पिछड़े वर्ग के लोग ही ब्राह्मणों को खिलाने का काम करते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई काम बगैर ब्राह्मण के नहीं होता। अगर हम बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा तो पैदा करते हैं, मगर उसका नाम खुद नहीं रख सकते। नाम रखने के लिए पंडित जी के पास जाना होता है। पंडित जी निरहु गुरहु पतवारू नाम रख रहे थे, तो अभी हमारे लोगों को नाम बोलने में थोड़ा खराब लगता है। अभी इसलिए हमारे लोग दो नाम रखते हैं। एक स्कूल वाला नाम अपने मन से रख लेते हैं जो अच्छा लगे, और एक पंडित जी से पूछने जाते हैं कि वो राशि वाला नाम कौन सा है। अभी भी छोड़ा नहीं है, अभी भी जाते हैं पूछने के लिए। तो ये जो जब पूछने जाते हैं तो मुफ्त में नाम नहीं बताता, पैसा लेता है। बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, नाम वो रखता है, पैसा हम उसको देते, सीधा हम उसको देते। फिर हमने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया। अब वो एमबीबीएस डॉक्टर हो गया, लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर। दोनों की शादी लगाना है, शादी की तारीख हम नहीं तय करेंगे, अनपढ़ ब्राह्मण तय करें। फिर जब शादी होगी, अब लड़का एमबीबीएस डॉक्टर, लड़की एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन शादी कौन कराएगा? तो अनपढ़ ब्राह्मण कराएगा। पढ़ा लिखा आदमी अपनी शादी नहीं कर सकते, हम पिछड़े वर्ग के लोग अनपढ़ ब्राह्मणों से करवाते हैं और उनको देते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग में जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद में भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है, और जब ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मण कहता है जो तुम्हारे पिताजी मर गए, उनकी आत्मा ऊपर भटक रही है, उसको शांति नहीं मिल रही है, और अगर शांति नहीं मिली तो रात को तुम्हारे सपने में आएंगे तुम्हारे पिताजी और तुमको बहुत परेशान करेंगे। तो हमारा आदमी अपने पिताजी से ही डर जाता है, अपने बाप से ही डर जाता है। और हमारा आदमी जो पिताजी ने खुद नहीं खाया हमको खिलाया, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहना हमको पहनाया, पंडित हमको कह रहा तुम्हारे पिताजी की आत्मा तुम्हें ही परेशान करेगी, तो हमारे लोग कहते हैं पंडित जी इसका उपाय क्या है? पहले से ही देख के रखता है। यादव जी मजबूत आदमी है, भैंस इनकी 1.5 लाख की है लगभग, तो बोलता है वो भैंस हमको दान कर दो, तो जो दूध आएगा भैंस का वो तुम्हारे पिताजी को भी मिलेगा। तो हमारे लोग भैंस दान कर देते हैं। अभी जो एडवांस ब्राह्मण आ गए हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिया राम का कोट पैंट का कपड़ा दे दो हमको।
रेड चीफ का जूता दे दो हमको तो एडवांस हो गए, सोने की अंगूठी दे दो हमको। तो ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों को खिलाने का काम करते हैं। ब्राह्मण कुछ नहीं करता है, बल्कि हम ही उसका पालन पोषण करने का काम करते हैं। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो पिछड़े वर्ग द्वारा लाई गई चर्बी है, पिछड़े वर्ग द्वारा खिलाने की वजह से वो चर्बी बढ़ी हुई। हमारे यहाँ एक यादव जी हैं, उनको जब बाम सेब समझ में आया तो उन्होंने अपने पंडित को बुलाया और पूछा कि हम तुमको जो जो दे रहे हैं ये पिताजी को मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा। तो यादव जी ने कहा अच्छा जितना दिया वो सब मिल गया? बोले सब मिल गया। तो यादव जी ने कहा ये हमारी 200 ग्राम की मोबाइल है, ये भी लेते जाओ। तो पंडित जी ने कहा इससे क्या होगा? बोले बहुत दिन हो गया पिताजी से बातचीत नहीं हुई थी, ये मोबाइल पहुंच जाएगी तो बातचीत हो जाएगी, और जब बातचीत हो जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा कि जितना तुमको दिया अभी तक वो सारा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और अगर नहीं पहुंचा है तो मेरी लाठी इधर रखी है, अगर ये मोबाइल नहीं पहुंची तो मेरी लाठी इधर रखी हुई है। तो पंडित जी बहुत डर गए, उन्होंने यादव जी को हाथ जोड़ा, कहा माफ कर दो, ये हम लोगों को खाने कमाने का ढोंग ढकोसला है, ये सब कुछ नहीं है, और हाथ जोड़कर चलता बने। तो साथियों ये पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया, और पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा लगाई गई चर्बी ब्राह्मणों के शरीर पर है। आप पिछड़े वर्ग के लोगों को देखो जो दिन भर खेती में काम करते हैं, उनको देखो उनके हाल क्या है। पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल क्या है? उनका दांत और गाल ऐसे चिपटा रहता है। आप देखो खेती किसानी में काम करने वाले लोग। और जो मंदिर में ब्राह्मण रहते हैं उनका देखो, वजन करोगे 2 कुंटल से कम नहीं मिलेंगे, 2-2 कुंटल के मिलते हैं। इतना ज्यादा उनको चढ़ा करके मजबूत किया हुआ है। तो ये जो पंडित हमारे घर में आता सीधा ले जाता है, सत्यनारायण की कथा सुनाने आता है। अब सत्यनारायण की कथा तो सुनाता ही नहीं, आप ट्राई कर लेना और पूछना पंडित जी पूरी कथा तो सुना दिया मगर सत्यनारायण की कथा कौन सी है वो बताता ही नहीं। पूरी कथा संस्कृत में कहता है, और जब पैसा मांगना होता तो कहता है ये गौरी जी है 10 रुपया रखो। उसको हिंदी में मांगता है क्योंकि उसे भी पता है कि इनको संस्कृत समझ में नहीं आती। और हमारी महिलाओं को गांठ बांध कर बैठा देता है क्योंकि उसको पता है घर से आटा चावल दाल तो महिला ही निकालेगी, इसलिए महिला को भी उधर बिठा देता है मानसिक गुलाम बनाने के लिए। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने ब्राह्मणों का पालन पोषण किया, इसलिए ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को सछूत बनाया। और ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को सछूत बनाया और पिछड़े वर्ग को सेवा का काम दिया। हमको कुछ यादव कुर्मी मौर्या लोग मिले और वो कहने लगे विकास जी आप हम लोगों को शूद्र घोषित कर रहे हैं। हमने कहा हम आपको शूद्र नहीं घोषित कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी अथॉरिटी नहीं। अगर हमारे पास अथॉरिटी आ जाए तो हम सबको ब्राह्मण घोषित कर दे, कम से कम सब बराबर हो जाएंगे तो झंझट खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच का झंझट खत्म हो जाएगा। तो साथियों पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात को जानना और समझना जरूरी है। हमने उन लोगों को कहा चलो प्रयोग करते हैं। हमने कहा शूद्रों का क्या काम है? उन लोगों ने यादव कुर्मी मौर्या लोगों ने कहा शूद्रों का काम सेवा करना है। तो हमने कहा चलो प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कैसे प्रयोग होगा? हमने कहा गांव के पुरोहित के पास एक चमार बिरादरी के लड़के को लेकर चलते हैं और उसको एक गिलास पानी पिलाने के लिए पुरोहित जी को कहते हैं और ये कहते हैं पंडित जी आपने इनको शूद्र बनाया, इनको सेवा करने का आदेश दिया तो इनकी इच्छा जागृत हो गई है आपकी सेवा करने की। ये आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आए हैं, आप इसे ग्रहण करो। यादव कुर्मी मौर्या लोगों को हमने कहा चमार के हाथ का दिया हुआ पानी पंडित पिएगा? बोला नहीं पिएगा। हमने कहा क्यों नहीं पिएगा? कहा वो अछूत है, अछूत के हाथ का पानी कैसे पिएगा? हमने कहा प्रमाणित हो गया जो अछूत है वो शूद्र नहीं, क्योंकि शूद्र का काम सेवा करना है। और सेवा कौन करता था? यादव जी दूध दही घी देने का काम करते थे, पटेल जी अनाज देने का काम करते थे, मौर्या कुशवाहा जी सब्जी देने का काम करते थे, नाई जी दाढ़ी बाल बनाने का काम करते थे, बढ़ई लोहार खटिया मचिया बनाने का काम करते थे, कहां डोली ढोने का पानी भरने का काम करते थे, माली लोग फूल देने का काम करते थे। ये जितना सेवा का काम बताया ये सारी जातियां आज की तारीख में ओबीसी में है, पिछड़े वर्ग में है। पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया और इनको सेवा के काम पर लगाया, इनको सेवा के काम पर लगाया। और जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा पंडित जी सेवा के बदले में क्या मिलेगा? कहा निष्काम भाव से सेवा करो।
निष्काम भाव से सेवा का क्या मतलब है? बगैर किसी इच्छा के उम्मीद के सेवा करो, क्योंकि ये जो तुम जन्म काट रहे हो ये तो पुराने जन्मों का फल है, इसलिए इस सेवा का इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, तुम तो पुराने जन्मों का फल ले रहे हो अभी। अगर इसमें निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ। हमारे लोगों ने हजारों साल तक निष्काम भाव से सेवा किया, निष्काम भाव से सेवा करने के बावजूद भी हमारे लोग ब्राह्मण नहीं हुए। ब्राह्मण नहीं हुए इसका सबूत क्या है? आप सोचोगे अगले जन्म का सबूत कैसे मिलता है? ब्राह्मण नहीं हुए इसका सबूत यह है कि अगर हमारे लोग ब्राह्मण हो गए होते तो ब्राह्मण 3.5% ही थोड़े होते, फिर तो बढ़ गई होती संख्या उनकी। अगर ओबीसी के लोग ब्राह्मण में कन्वर्ट हो गए होते तो संख्या बढ़ जाती, मगर वो 3.5% ही है। तो ये साबित करता है कि हमारे लोगों को मूर्ख बनाए। जो मनुस्मृति लिखी, पिछड़े वर्ग के लोग सोचते हैं मनुस्मृति शेड्यूल कास्ट के विरोध में लिखी गई, अभी भी भ्रम में है। मनुस्मृति ओबीसी के विरोध में लिखी गई। कैसे? मनुस्मृति में लिखा, अगर शूद्रों के कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंडित अपने मोहल्ले में वेद पढ़ेगा या शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाकर वेद पढ़ेगा? निश्चित रूप से अपने मोहल्ले में पढ़ेगा, शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाकर नहीं पढ़ेगा। अब शेड्यूल कास्ट के लोग तो गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिए गए थे, उनका हुक्का पानी बंद हो गया था, ब्राह्मणों के मोहल्ले में उनका आना जाना नहीं था, उनके कान में वेद का शब्द पढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। संभावना किसके कान में पढ़ने की थी? मान लो पंडित जी वेद पढ़ रहे हैं, यादव जी दूध लेकर पहुंच गए, उनके कान में पड़ गया, तो लिखा अगर कान में वेद का शब्द पड़ जाए शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। पटेल जी अनाज लेकर गए, वेद को देख लिया, लिखा अगर आंख से देख ले तो आंख में सुज्जा डाल देना चाहिए। कुशवाहा जी सब्जी लेकर गए और ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है, जैसे आप गाना सुनते हो तो सुनते सुनते उच्चारण करने लगते हो, अगर कुशवाहा जी ने भी मुंह से उच्चारण कर दिया तो लिखा अगर उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। ये जो सारा लिखा ये पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में लिखा। पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ब्राह्मण आज हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करता है। जिन ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग को शूद्र बनाया, पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित किया और पिछड़े वर्ग के विरोध में इतनी सारी बातें रखी, आज उनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। इसलिए जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं। इस बात को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जानते थे। पिछड़े वर्ग में अगर सबसे ज्यादा विद्वान आदमी कोई पैदा हुआ आधुनिक भारत में तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले क्या कहते थे? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते थे कि पहले ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ, अंग्रेजों की गुलामी से बाद में आजाद हो जाओ। क्यों? वो जानते थे ब्राह्मणों की गुलामी कितना खतरनाक है। छत्रपति साहू महाराज के पास जब तिलक गए तो साहू महाराज ने भी यही कहा, तुम ब्राह्मण लोग राजा के साथ मैं राजा हूं बुरा बर्ताव करते हो, अंग्रेज जाएंगे तुम्हारा राज आएगा, हमारी प्रजा के साथ तुम अच्छा बर्ताव नहीं करोगे, मैं नहीं आता। बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही सवाल खड़ा किया कि देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, मगर जो देश के लोग हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी वो आज भी गुलाम है, क्योंकि अंग्रेजों मुगलों से पहले ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया था। उनका राज 15 अगस्त 1947 को देश पर आ गया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 लिखा। आर्टिकल 340 की वजह से कालेलकर कमीशन आया, आर्टिकल 340 की वजह से मंडल कमीशन आया। अगर आर्टिकल 340 नहीं होता तो ना कालेलकर कमीशन आता ना मंडल कमीशन आता। लेकिन हमारे लोगों को पंडित क्या कहता है? बाबा साहब अंबेडकर ने कालेलकर कमीशन नहीं बना रहे थे नेहरू, इसके लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को यह पता नहीं है। और यह पता पिछड़े वर्ग के लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण जब पिछड़े वर्ग के घर में जाता है कहता डॉक्टर अंबेडकर तो चमारों के नेता थे, वो तुम्हारे तो कुछ है नहीं, वो तो चमारों के नेता थे। तो हमारा आदमी सोचता है वो चमारों के नेता थे, और एक दो आदमी अगर हम लोगों की संगत में आ गया और वो जय भीम बोलने लगा तो पंडित कान लगाकर सुनता रहता है, और जैसे सुना कि पिछड़े वर्ग का आदमी जय भीम बोल रहा है तुरंत ही उसके पास जाता है। उसके पास जाता और क्या कहता? अरे जय भीम बोल रहे थे, चमार हो गए क्या? जय भीम बोल रहे थे, चमार हो गए क्या? पिछड़े वर्ग के आदमी को लगता अरे जय भीम बोलने से चमार हो जाते, दूसरे दिन से बोलना बंद कर देते।
जब दूसरे दिन से बोलना बंद कर देता है, फिर वही पंडित शेड्यूल कास्ट के घर में जाता है और शेड्यूल कास्ट को कहता है, अरे डॉक्टर अंबेडकर इतने महान विद्वान आदमी थे, ये हम लोग जय भीम बोलते हैं मगर ये ओबीसी वाले तो जय भीम बोलते ही नहीं, ये जय भीम बोलते ही नहीं, ये बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी लोग हैं। ओबीसी और एससी को लड़ाने का काम करता है और लड़ाकर ओबीसी को अपने साथ खड़ा रखने की कोशिश करता है। ब्राह्मणों के साथ जब तक ओबीसी खड़ा है तब तक ब्राह्मणों का राज है। जिस दिन ओबीसी हट गया, जाग गया, उस दिन ब्राह्मणों का राज देश से खत्म हो जाएगा। तो साथियों, ये जो बात है, ये बात हम लोगों को जानना और समझना जरूरी। बाबा साहब अंबेडकर के इस्तीफा देने की वजह से कालेलकर कमीशन बना और कालेलकर कमीशन को नेहरू ने रद्दी के टोकरी में डालने का काम किया और फिर मंडल कमीशन आया। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया और जब मंडल कमीशन का फैसला आया 52% को केवल 27% दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगाया। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जिसके पास दांत है उसे चना नहीं खिलाया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है उसे चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता था कहा क्रीमी लेयर में हो, जो नहीं पढ़ा सकता था उसे कहा रिजर्वेशन के दायरे में हो, मगर जब पढ़ा ही नहीं सकता तो नौकरी तो लेने वाला नहीं है। इसकी वजह से आज भी ओबीसी का कोटा 6% भी नहीं भरा गया है। तो ये जो इतना बड़ा धोखा 92 में हुआ, ओबीसी के लोग समझते, इसके विरोध में सड़क पर उतरते। अगर सड़क पर उतरते तो ब्राह्मणों ने जो ओबीसी का हिस्सा खाया है वो अपना हिस्सा ओबीसी ले लेता। ब्राह्मणों के खतरे की घंटी बज गई कि ओबीसी सड़क पर उतरेगा तो अपना हिस्सा ले लेगा। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या सोचा, ओबीसी को रोजगार देना जरूरी है, इसलिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा खड़ा कर दिया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विनय कटियार को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, परवीन तोगड़िया को आगे किया, सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया। जो मंडल की लड़ाई थी उसे दबा दिया और कमंडल की लड़ाई शुरू कर दिया। और ये कमंडल की लड़ाई में मंडल की लड़ाई दब गई और पिछड़े वर्ग को आज तक भी समझ में नहीं आया कि क्रीमी लेयर क्या है। 2011 का समय आया, माननीय वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया। जब देश भर में जाति आधारित गिनती का मुद्दा खड़ा किया तो भारत की पार्लियामेंट 3 दिन तक बंद हो गई। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा, जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। भारत की पार्लियामेंट को बंद कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी के ब्राह्मणों ने मिलकर मंथन किया, ओबीसी फिर खड़ा हो जाएगा, इसको इसका अधिकार देना पड़ेगा, इसे फिर दूसरा रोजगार देने की जरूरत है। नया रोजगार लाया, अन्ना हजारे को महाराष्ट्र से उठाया और दिल्ली के रामलीला मैदान में लाकर पटक दिया और प्रचार किया अखबार टीवी चैनल वालों ने कि ये जो अन्ना हजारे है ये रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे, ऊपर भले चले जाएंगे। जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा ये ऊपर चले जाएंगे मगर रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे। ढेर सारा अभियान चलाया कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने अन्ना हजारे के समर्थन में पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया। उस समय मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को समझा रहा था। 1 सितंबर 2011 को दिल्ली में जाति आधारित गिनती के लिए रैली थी। मैं पिछड़े वर्ग के नेताओं को कह रहा था, लोगों को कह रहा था चलो दिल्ली, तो पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे, अरे विकास जी, बेचारा अन्ना हजारे राजा हरिश्चंद्र के बाद कोई पहला ईमानदार आदमी मिला है, धरती पर पहला ईमानदार आदमी राजा हरिश्चंद्र के बाद आया है। उसका जान संकट में है, प्राण संकट में है, पहले उसके प्राण बचा लेते हैं, बाद में अपना मामला देख लेंगे। हमने उस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा था, ये जो अन्ना हजारे आया है ये तुम्हारी ओबीसी की गिनती का मुद्दा दबाने के लिए आया है, और जिस दिन ये मुद्दा दब गया उस दिन जो अन्ना हजारे है वो अखबार के पन्ने से गायब हो जाए, अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहां है। आज जन लोकपाल नहीं आया, अन्ना हजारे गायब है, अभी धरती पर ही है, ऊपर नहीं गया है मगर गायब है। तो साथियों फिर पिछड़े वर्ग के मुद्दे को दबा दिया गया। 2014 का समय आया, आरएसएस के लोगों ने सोचा वामन मेश्राम साहब पिछड़े वर्ग को जगा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग वामन मेश्राम साहब के साथ न खड़ा हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रचार किया ये पिछड़ी जाति का है,
ये चाय बेचने वाला है और ये नीच जाति का है। हमारे लोगों ने सोचा पिछड़ा भी है, चाय बेचने वाला भी है और नीच जाति का है, अपना आदमी है, जरूर इस बार अपना कल्याण हो जाएगा, अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और जब प्रधानमंत्री बन गए, पिछड़ों के विरोध में 4 बड़े फैसले लिए। पहला बड़ा फैसला लिया, जानवरों की गिनती का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया, 314 बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया। तीसरा बड़ा फैसला लिया, पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और चौथा बड़ा फैसला लिया, पिछड़े वर्ग को बजट में कुछ भी नहीं दिया। ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए हुए हैं ताकि पिछड़े वर्ग का वोट उनको मिले। नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर पिछड़े वर्ग का वोट लेते हैं और पिछड़े वर्ग का वोट लेकर पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पर लात मारने का काम करते हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को साथियों सोचने और समझने की जरूरत है। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश में हमको आपस में लड़ाया जाता है। जब यादव के घर में पंडित जाता है तो यादव को कहता, यादव जी क्या हाल है? यादव जी कहते, पंडित जी ठीक ठाक है। कहता, बड़ा लड़का क्या करता है? कहते, कुछ नहीं करता, दूध का काम करता है। छोटा वाला क्या करता है? वो भी दूध का काम करता है। पंडित पूछता, अरे नौकरी नहीं मिली क्या? तो यादव जी कहते हैं, पंडित जी नौकरी कहां है? बड़ी बेरोजगारी है। तो यह पंडित कहता है, अरे यादव जी बेरोजगारी क्यों है पता है? ओबीसी के हिस्से की सारी नौकरियां तो पटेल लोगों ने, कुर्मी लोगों ने ले लिया, इसलिए तुमको नहीं मिला। यादव जी को लगता हमारे अच्छे की फेवर की बात कर रहा है। यादव जी दूध भी पिलाते हैं, घी भी बांध कर देते हैं। दूध पीकर घी लेकर पंडित जी यादव जी के घर से निकलते हैं, फिर कुर्मी जी के घर में घुस जाते हैं। उसको पूछते हैं, बड़ा लड़का क्या करता है? वो कहता खेती बाड़ी करता है। पूछता, छोटा लड़का क्या करता है? बोलता, वो भी खेती बाड़ी करता है। पूछता, अरे नौकरी नहीं लगी क्या? बोलता, पंडित जी नौकरी कहां है, बड़ी बेरोजगारी है। कहता, नौकरी कैसे लगेगी? अरे ओबीसी का सारा हिस्सा तो यादव ने खा लिया, इसलिए तुमको नौकरी कहां लगेगी? यादव को कुर्मी के विरोध में भड़काया, कुर्मी को यादव के विरोध में भड़काया। अब कुर्मी भी सोचता पंडित तो फेवर का बात कर रहा है, वो भी अपना गठरी बथरी बांध के जितना देना होता है उसको देता है, वो लेकर निकलता है। फिर विश्वकर्मा जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ पहुंच जाता है और कहता, शर्मा जी देख रहे हो, यादव कुर्मी मौर्य ने मिलकर सारा खा लिया, तुम लोगों को कुछ मिला है क्या? उनको उसके विरोध में भड़का देता है, सबको एक दूसरे के विरोध में भड़काता है और फिर चमार के घर में पहुंच जाता है और कहता, देखते हो, देख रहे हो, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। तो क्या बदल गए? हम ब्राह्मण हैं, तुम चमार हो, हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारी चारपाई पर बैठते हैं, तुम्हारे बिस्तर पर खाना खाते हैं, तुम हमारे घर आते हो, तुम्हें अपनी चारपाई पर बिठाते हैं, अपने बिस्तर पर बिठाते हैं, अपने बर्तन में खाना खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे में कोई आईएएस अधिकारी हो जाए, पीसीएस अधिकारी हो जाए, बड़ा नेता, बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम लोगों के साथ में लगा देते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए। लेकिन ये देख रहे हो पिछड़े वर्ग के लोगों को, यादव जी को, पटेल जी को, कुशवाहा जी को, शर्मा जी को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ भी नहीं खाते। तो तुम्हारे असली दुश्मन ये लोग हैं। ओबीसी को एससी से लड़ाने का काम करता है, फिर वही मोस्ट शेड्यूल कास्ट के घर में जाता है, सफाई कर्मी जातियों के घर में जाता है, खटिक के घर में जाता है और कहता है, अरे ये चमारों ने तो इस शेड्यूल कास्ट का सारा हिस्सा खा लिया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। उनको उनसे लड़ाने का काम करता है। और एक जगह अगर सारे लोग मिल जाए, पंडित सोचता है अभी आपस में तो लड़ाया नहीं जा सकता, तो पंडित क्या कहता है, अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? तो हमारा आदमी कहता, पंडित जी क्या दिखना चाहिए? तो कहता, अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारा आदमी कहता, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो पंडित कहता है, अरे एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? तो हमारा आदमी पूछता, पंडित जी सही में 14-14 कर रहे हैं? बोलता, वो दिन दूर नहीं जब देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, तुम सारे हिंदू गुलाम हो जाओगे और हमारे एससी एसटी ओबीसी को जिन्होंने अछूत बनाया, जिनको शूद्र बनाया, जिनको अधिकार वंचित किया, उनको हिंदू घोषित करता है। और हिंदू के नाम पर 3.5% का ब्राह्मण जो गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का
काम करता है, फिर हमारे पिछवाड़े पर लात मारने का काम करता है। ये जो षड्यंत्र साथियों इस देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझना होगा। सच्चाई क्या है? मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और क्षत्रिय और वैश्यों का हिस्सा भी खा लिया, एससी एसटी ओबीसी का हिस्सा भी खा लिया। स्थिति तो इतनी खराब हो गई है, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में एक पंडित सांसद ने एक क्षत्रिय विधायक को जूते से पीटा। अभी तक तो एससी एसटी ओबीसी को ही पीट रहे थे, मगर इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ गया है और वर्चस्व बढ़ने की वजह से मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है, अभी वो क्षत्रिय वैश्यों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी पिटाई कर रहे हैं, उनका भी हिस्सा खाया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने ये सुना होगा सबका मालिक एक है, ये सुना होगा, मगर सबका दुश्मन भी एक है जिसने सबका हिस्सा खाया। उस दुश्मन से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वो दुश्मन है ब्राह्मण, जिसने सबका हिस्सा खाया, उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और लड़ाई किस बात की होगी? इंसाफ कायम करने की लड़ाई होगी। और इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिरी बात कहता हूं, हम अपने राजनीतिक नेताओं के भरोसे बहुत दिन से हैं और हमारा सत्यानाश हो गया। इसलिए आज की तारीख में हमें वामन मेश्राम जैसे सामाजिक नेताओं के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। और 5 तारीख का जो बंद था, वो बंद ये तय कर दिया, इस बात को तय कर दिया। अभी हमारे मुद्दे नेता नहीं तय करेंगे, अभी हमारे मुद्दे मीडिया नहीं दबा सकती, अभी हमारे मुद्दे हमारा मूल निवासी बहुजन समाज खुद तय करेगा। तो साथियों, इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना होगा, इस जागरूकता को गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंचाना होगा। आप लोग पहुंचाने में साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य।